नमस्कार बच्चों। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी और उसका जीवन परिचय और उसके बाद उसके राजत्व सिद्धांत के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है वो अलाउद्दीन के विजय अभियान के ऊपर है। जैसा कि आपको विदित है कि अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी शासक था और वो बहुत कम में संतुष्ट होने वाला नहीं था। तो उसने लगभग संपूर्ण आधिपत्य उसने किया था। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने डॉक्टर के.एस. लाल ने लिखा है, वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान हुआ जिसने राजपूताना में व्यापक विजय भी प्राप्त की थी और अपने साम्राज्य का अत्यंत विस्तृत कहा। उसकी दुर्दांत योजनाओं के कारण उसे दूसरा सिकंदर भी कहा गया है। अलाउद्दीन के शासनकाल में भारत के विभिन्न भागों में मुस्लिम राज्य तेजी से विस्तार हुआ। सर वुजले हैग के कथानुसार इन विजयों के साथ सल्तनत का साम्राज्य काल आरंभ होता है जो लगभग आधी शताब्दी तक चलता रहा। जलाल के वंश को समृद्ध राज्य की ओर गया। गुजरात का राज्य मध्यकालीन भारत के अत्यंत उपजाऊ और धनी क्षेत्र में से एक था। जब अलाउद्दीन ने गुजरात पर आक्रमण के लिए अपनी शक्तिशाली सेना भेजी तब रायकर्ण महाराज्य कर रहा था। गुजरात अभियान का भार दो विख्यात सेनानायकों उलगु खां और नुसरत खां पर डाला था। फरवरी 1299 ईस्वी में नुसरत खां ने दिल्ली से प्रस्थान किया और उलगु खां को सिंध की ओर से जाकर गुजरात में नुसरत खां की सेना से मिल जाने का आदेश दिया गया। उलगु खां ने अपनी यात्रा के दौरान जैसलमेर पर हमला किया, फिर वह चित्तौड़ के पास नुसरत की सेना से जा मिला। दोनों की संयुक्त सेना चित्तौड़ प्रदेश होकर आगे बढ़ी। बनास नदी को पार कर उन्होंने रदौसा के किले पर अधिकार कर लिया। गुजरात की भूमि पर पैर रखने के बाद उलगु खां और उसके साथियों ने गुजरात को भारी लूटमार और आतंक का राज्य फैला दिया। इस समृद्धशाली राज्य की राजधानी अहिलवाड़ा आधुनिक पटना थी। इस सुंदर और संपन्न नगर को पूरी तरह लूटा गया। राजकरण बेगल पर जो 2 वर्ष पूर्व ही गद्दी पर बैठा था, यह आक्रमण इतने आकस्मिक रूप से हुआ कि उसे शत्रु का मुकाबला करने का समय ही नहीं मिला। हड़बड़ी में देवगिरी की ओर भाग गया। उसका संपूर्ण कोष शत्रु के हाथ में लग गया। उसकी स्त्रियां तथा मुख्य रानी कमला देवी भी शत्रु के पंजे में फंस गई। राजकरण अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की शरण में पहुंचने में सफल हुआ। शत्रु सेनाओं के एक भाग ने उसका पीछा भी किया, दूसरा भाग सोमनाथ की मंदिर की ओर बढ़ा। खजानू फतू के रचयिता जो अमीर खसरो के अनुसार उलगु खां ने सोमनाथ के मंदिर और मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सन में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। बच्चों इसको आप नोट करेंगे। मोहम्मद गजनवी द्वारा विनष्ट करना और कुमार पाल द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाना। मुस्लिम सैनिकों ने मंदिरों की संपत्ति को लूटी। सबसे बड़ी मूर्ति को उन्होंने खंडित करा और दिल्ली पहुंचा दिया, जहां उसने मुसलमानों के पैरों तले रौंद जाने के लिए डाल दिया गया। गुजरात में विभिन्न मठों, महलों, मंदिरों को ध्वस्त किया गया। समकालीन फारसी कृतियों चंद्रप्रभा के जैन वृत्तांतों से इस बात की पुष्टि होती है कि गुजरात को जी भर कर लूटा गया। उलगु खां और नुसरत खां ने असवली, वनमथली तथा सूरत जैसे सैकड़ों शहरों को नष्ट कर दिया। तत्पश्चात नुसरत शाह एक शक्तिशाली सैनिक टुकड़े के साथ कैंप मुस्लिम लेखकों खंबात की ओर बढ़े। उसने इस सुंदर और संपन्न बंदरगाह को भी लूटा। नगर व्यापारियों, ख्वाजाओं तथा अन्य धनाढ़ लोगों से नगदा रुपया और बहुमूल्य संपत्ति वसूल की गई। यहीं से काफूर नामक दास उसको हाथ लगा जो आगे चलकर खिलजी साम्राज्य का मालिक व नवाब भी बन गया। बहुत बड़ा रोल है मलिक काफूर का अलाउद्दीन की शासन प्रणाली में। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि गुजरात के अभियान में उसको मलिक काफूर मिला था।
काफूर ने दक्षिण के अभियानों में प्रमुखता भाग लिया। इसामी के अनुसार व्यापक लूटमार से संतुष्ट न होकर मुस्लिम सैनिकों ने उस कोष को भी खोद कर लूट लिया जिसे गुजरात के लोगों ने भूमि में छुपा रखा था। गुजरात के लूटने और नष्ट करने के बाद वहां की सेना छोड़कर विजयी सेनापति दिल्ली की ओर लौटे। वापसी यात्रा में जालोर के निकट लूट के माल के बंटवारे के प्रश्न पर नव मुसलमानों भारत में बसे हुए मंगलों ने विद्रोह कर दिया। इस प्रकार गुजरात अब दिल्ली के सुल्तान के अधीन हो गया। जिस तेजी और सुगमता से गुजरात पर अधिकार कर लिया गया इससे ये प्रकट होता और प्रशासनिक संगठन बहुत ही क्षीण था। किसी भी समकालीन इतिहासकार ने गुजरात के त्वरित पतन के कारणों की विवेचना नहीं की है, किंतु इमामी हमें ये बताता है कि जब राजकरण ने अपने मंत्रियों वजीरों ने अहिलवाड़ा में विचार विमर्श किया तो उन्होंने अपने राजा से स्पष्ट कह दिया कि शत्रु से लड़ने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। शत्रु आ पहुंचा है और आप तैयार नहीं हैं, आप सोए हुए हैं जबकि शत्रु ने तलवार निकाली है। इमामी ने लिखा है, तुर्कों के चले जाने के बाद राजकरण सेना कर सकता था और अपनी भूमि को वापस जीत सकता था। फरिश्ता का कथन है कि रायकरण दक्षिण में देवगिरी के शासक रामचंद्र की शरण में चला गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार गुजरात जो धनाढ़ से संपन्न प्रदेश था वो दिल्ली के अधीन हो गया। उसके बाद राजपूताना उस समय का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जो वीरों की शौर्य गाथा के लिए हैं। यहाँ पर अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान हुआ जिसने राजपूताना में व्यापक विजय प्राप्त की। राजपूत लोग भारतीय शौर्य के जीते जागते प्रतीक थे और यदि उन्हें नतमस्तक कर दिया जाए तो शाही सेनाओं की प्रतिष्ठाओं में चार चांद लग जाते और उसी अनुपात में भावी सीमा विस्तार की संभावनाएं भी बढ़ जाती। गुजरात की त्वरित सफलता से उत्साहित होकर अलाउद्दीन ने अब राजपूत राज्यों की ओर ध्यान दिया। इसी क्रम में उसने पहले जैसलमेर पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन की सेनाओं ने गुजरात जाते समय 1299 में जैसलमेर पर आक्रमण किया। चारणों द्वारा दी गई जैसलमेर के आक्रमणों की तिथि 1295 में संदेहास्पद है क्योंकि उस समय तो अलाउद्दीन सिंहासन रूढ़ भी नहीं हुआ। तारिक ए मासूमी संभवतः एक रहे थे तो उन्होंने जैसलमेर के किले पर अधिकार कर लिया और अनेक काफिरों को वहां मार डाला। उसने किले में 200 सैनिक छोड़ दिए गए और शेष सेना के साथ गुजरात अभियान के लिए वो आगे बढ़ गया था। फिर इसी क्रम में रणथंभौर पर आक्रमण। रणथंभौर का दुर्ग राजपूतों की शक्ति की कसौटी बन गया और महत्वाकांक्षी तथा जिद्दी अलाउद्दीन खिलजी भी इस किले को अपने अधीन के लिए आमदा हो गया। वास्तव में रणथंभौर ही वह पहली रियासत थी जिसे राजपूतों के साथ शक्ति परीक्षण के लिए चुना गया। जैसलमेर का आक्रमण तो रणथंभौर के आक्रमण की तुलना में छाया मात्र था। अलाउद्दीन की आंखों में वे किला मुख्यतः निम्नलिखित बहुत सारे ऐसे कारण थे। कुछ कारण इस प्रकार हैं। ये किला दिल्ली से अधिक दूर नहीं था, सैनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। जलालुद्दीन खिलजी इस किले पर अधिकार करने में असफल रहा था और यह असफलता खिलजी साम्राज्य के मुंह पर एक करारी चपत थी। रणथंभौर का दुख बड़ा ही सुदृढ़ अब था। राजपूतों के हाथ में इस किले को रहना मुसलमान साम्राज्य के लिए सिरदर्द था। ये किला मोहम्मद शाह, मंगोल एवं अन्य विद्रोहियों को शरण देने का स्थान बन गया था। डॉक्टर लाल के अनुसार अलाउद्दीन के पास आक्रमण का एक सुविधाजनक बहाना और तर्क ये था कि जालोर के विद्रोह के नेता मुगल विद्रोही मोहम्मद शाह था उसके भाई कहबू को रणथंभौर के राणा ने शरण दी थी। यद्यपि कोई भी समकालीन इतिहासकार इस बात पर स्पष्ट रूप से प्रकाश नहीं डालता कि रणथंभौर के दुर्ग अथवा हमीर पर आक्रमण का वास्तविक कारण क्या था। रणथंभौर पर अभियान 1299-1300 दीर्घकालीन के लिए अलाउद्दीन ने अपने दो विख्यात सेनानायक बयाना के हकीम उल्गू खां तथा कड़ा के हाकिम नुसरत खां को आदेश दिया। संयुक्त सेनाएं बिना किसी प्रतिरोध के
जहीं पर अधिकार कर उसे लूट कर आगे बढ़ी। रणथंभौर पहुंचने से पूर्व उल्गू खां ने चौहान राजा के पास संदेश भेजा, यदि वह शरणागत को सौंप देगा तो शाही सेना दिल्ली लौट जाएगी। ये धमकी दी गई, यदि ऐसा नहीं किया गया तो उसे भावी परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। किंतु हमीर धमकियों में आने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने शरणागत को न सौंपने की राजपूत परंपरा का निर्वाह किया, समाचार भेज दिया कि वे सुल्तान की शत्रुता को मोल लेने के इच्छुक नहीं है, किंतु वे सुल्तान से डरता भी नहीं है। राणा हमीर का उत्तर मिलते ही उल्गू खां ने अपनी सेना को रणथंभौर पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। किले के निकट ही खिलजी सेना ने पड़ाव डाल दिया। खाइयाँ खुदने लगी। पत्थर फेंकने का एक यंत्र जिसे गरगच कहा जाता है कि तैयार किए जाने लगे। राणा हमीर भी लगभग 12,000 घुड़सवार, अनेक हाथियों और बड़ी संख्या में पैदल सैनिकों के साथ युद्ध के लिए तैयार था। किले पर अनवरत रूप से प्रक्षोभों और तीरों की वर्षा होती रही। घेरे के दौरान एक दिन जब सेनापति नुसरत खां एक खाई के निर्माण का निरीक्षण कर रहा था, तभी दुर्ग से मरगबी द्वारा छोड़ा गया एक पत्थर उससे लगा। ये अज्ञात प्राण लेवा सिद्ध हुआ और कुछ ही समय बाद वह मर गया। मुस्लिम सैनिक शिविर में मातमी छा गई और राणा हमीर ने दुर्ग से निकलकर खिलजियों पर भीषण आक्रमण कर दिया। उल्गू खां को भारी क्षति पहुंची। उसे पीछे हटकर जाई रणथंभौर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में तिलपट नामक स्थान पर एक विद्रोह के कारण उसकी जान बड़ी मुश्किल से बची। उधर दिल्ली में भी हाजी मौला के विद्रोह के समाचार उसे भारी परेशानी हुई, लेकिन वह दृढ़ निश्चयी था। रणथंभौर बिना विजय के वह दिल्ली वापस नहीं लौट सकता था। संकटों से मुक्त होकर उसने अपनी संपूर्ण शक्ति रणथंभौर पर केंद्रित की। दुर्ग का घेरा लगभग 1 वर्ष तक चलता रहा। मुस्लिम सैनिक निराश होने लगे, कष्टों से भी थक गए, लेकिन सुल्तान द्वारा 3 वर्ष के वेतन के जुर्माने के भय से कोई भी सैनिक शिविर छोड़ने का साहस नहीं कर सका। अलाउद्दीन बहुत जोरों से अपना घेरा दृढ़ करता गया। आखिर बालू के बोरों के सहारे आक्रांता दुर्ग दीवारों पर चढ़ने में सफल हुआ। उधर किले में भी खाद्य सामग्री लगभग समाप्त हो चुकी थी। वीर राजपूतों के लिए भूख की वेदना सहन करना असंभव था। खाजाइन फुतू के अनुसार लोग 1 ग्रेन के बदले 2 ग्रेन सोना तक देने को तैयार थे, किंतु फिर भी अनाज नहीं उपलब्ध हो रहा था। पानी तथा हरियाली के अभाव में किला कांटों का रेगिस्तान हो गया था। इन परिस्थितियों में रात्रि के समय हमीर ने जौहर के लिए एक विशाल अग्नि प्रज्वलित कराई और पटरानी रंगा देवी के नेतृत्व में सभी स्त्रियां आग की लपेटों में कूदकर भस्म हो गई। तब राणा हमीर देव ने अपने सैनिकों के साथ किले के बाहर आकर शत्रु पर टूट पड़े। वीरतापूर्वक युद्ध भूमि में काम आया। शरणागत मोहम्मद शाह और कहबू ने राणा हमीर के साथ कंधे से कंधा, इसको आप नोट करेंगे, शरणागत मोहम्मद शाह और कहबू ने राणा हमीर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध किया। इमामी के अनुसार राज परिवार का कोई भी सदस्य जीवित नहीं बच सका। रणथंभौर का पतन इतनी जल्दी न होता। ये हमीर के 2 मंत्री हैं, रणमल और रतनपाल। वे अपने कुछ साथियों से शत्रु पक्ष में मिल गए, जिससे हमीर की शक्ति को भारी आघात पहुंचा। दुर्ग पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन ने रणमल और अन्य विश्वासघाती राजपूतों को दंडित किया, क्योंकि जब वे हमीर के प्रति सच्चे सिद्ध नहीं हो सके तो अलाउद्दीन के प्रति सच्चे सिद्ध कैसे हो सकते थे। मीर मोहम्मद शाह ने गांवों की वेदना से तड़पते हुए दया के सारे प्रस्ताव ठुकरा कर सुल्तान का अपमान किया, अतः उसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया। फिर भी सुल्तान उसकी वीरता को नहीं भूल सका और समुचित रूप से उसका अंतिम संस्कार कर संपन्न किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रणथंभौर के समर्पण के उपरांत मूर्ति भंजन और लूट का चिरपरिचित कार्यक्रम चलता रहा। अनेक मंदिर, जिनमें मुख्य है हरदेव का मंदिर, भूमिसात कर लिए गए। नगर में अनेक मंदिरों भवन ध्वस्त कर लिए। रणथंभौर का किला, झांई का प्रदेश उल्गू खां की देखरेख में छोड़कर सुल्तान दिल्ली लौट गया। फिर है एक महत्वपूर्ण विजय है, और इस विजयी क्रम में उससे पहले उल्गू खां की मृत्यु हो जाती है,
क्योंकि दिल्ली लौटते समय अचानक उसकी रणथंभौर की विजय के बाद अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। और अलोगू खां की मृत्यु रहस्यपूर्ण, इसमें अलाउद्दीन का हाथ भी बताया जाता है, क्योंकि उसको ये डर था कि उल्गू खां बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है और वो आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं वो मेरे लिए घातक नहीं हो जाए। फिर है चित्तौड़ और मेवाड़ की विजय। रणथंभौर की विजय से प्रोत्साहित होकर अलाउद्दीन ने वीर गोहिल राजपूतों की भूमि मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। यह आक्रमण भी संभव था रणथंभौर पर किए गए आक्रमण की भांति। एक तत्कालीन कारण ये भी था कि राणा रतन सिंह की अत्यंत रूपवती रानी पद्मिनी के प्रति उसका मोहित होना, किंतु इस बात का किसी भी समकालीन इतिहास अथवा अभिलेखों में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। खिजान उल फतूह के अनुसार सोमवार 28 जनवरी 1303 आर जमदू अल सानी 702 हिजरी को अलाउद्दीन एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़ विजय के लिए रवाना हुआ। लगभग 7 महीने के घेरे के बाद सोमवार 25 अगस्त 1303 को सुल्तान ने किले में प्रवेश किया। बिमकाई शिलाओं को काट कर बनाए गए इस किले पर मजनी के पहरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वीर राजपूतों के चित्तौड़ का घेरा विभिन्न कार्यवाहियों, भीषण युद्ध योजनाओं की गाथा है, पर दुर्भाग्यवश इस संबंध में कोई समकालीन या विश्वसनीय वर्णन उपलब्ध नहीं था। राजपूत अंतिम सांस तक किले की रक्षा के लिए कटिबद्ध थे, इस बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता पड़ोसी राजपूत राजा राणा रतन सिंह की सहायता से आए या नहीं, लेकिन चूंकि राजपूतानों की रियासत में फूट थी, एक दूसरे के प्रति घोर उदासीनता रही, यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चित्तौड़ के राणा को अकेले ही खिलजी सुल्तान से भीषण युद्ध करना पड़ा। उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित संवत 1460 के शिलालेख से पता चलता है कि चित्तौड़ का एक अधीनस्थ राजा अपने 7 पुत्रों सहित अलाउद्दीन की सैनिकों से युद्ध करता हुआ मारा गया। इस संकेत से में मिलता है कि चित्तौड़ का ये युद्ध बहुत भीषण था, जिसमें बहुत से राजपूत पूरे परिवारों के साथ अपने बलिदान किया। वीर राजपूत योद्धा शत्रु से लड़ते हुए घत रहे और वीर राजपूत रमणियां जौहर की ज्वालाओं में चित्रांकन करते हुए जेम्स टॉड ने लिखा है, राणा रतन सिंह चित्तौड़ में एक युद्ध में जाने की तैयारी कर रहे थे। दूसरी ओर महलों की ओर जौहर व्रत पालने की व्यवस्था हो रही थी। रानियां और राजपूत बालाओं ने इस बात को समझ लिया कि चित्तौड़ का बुरा समय आ गया है। चित्तौड़ की स्वतंत्रता के नष्ट होने के समय राजपूत रमणियों को अपने सतीत्व एवं स्वतंत्र की रक्षा के लिए जौहर व्रत पालन करना है। चित्तौड़ की पुरानी प्रथा के अनुसार शत्रु के आक्रमण पर जब राज्य की रक्षा का कोई उपाय नहीं रह जाता, तो सहस्त्रों की संख्या में राजपूत बालाएं जौहर व्रत पालन करती हुई एक साथ अग्नि की गोद में बैठकर अपने प्राणों को उत्सर्ग करती हैं। उसी जौहर व्रत की तैयारी इस समय आरंभ हुई। राजप्रसाद के बीच में पृथ्वी के नीचे एक भीषण अंधकार में एक लंबी सुरंग थी। दिन में भी उस समय सुरंग में घटागोप अंधेरा रहता था। इसी सुरंग में बहुत सी लकड़ी पहुंचाकर चिता प्रज्वलित की गई तथा चित्तौड़ की रानियां, राजपूत बालाएं और सुंदर युक्तियां प्राणसुख करने के लिए प्रस्तुत थी। सुरंग में आग की लपट तेज होने पर सभी बालाएं पद्मिनी को अपने बीच में लेकर सत्य, सतीत्व व स्वाधीनता के महत्व का गीत गाती हुई सुरंग की तरफ चली। सुरंग में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। इन सीढ़ियों से होकर वे सुरंग के भीतर प्रवेश करने के लिए नीचे उतरने लगी। सीढ़ियों के भीतर जाने पर भयानक आवाज के साथ लोहे का बना हुआ सुरंग का मजबूत दरवाजा बंद हो गया और कुछ क्षणों में ही सहस्त्र राजपूत बालाओं के शरीर सुरंग की प्रज्वलित आग में जलकर ढेर हो गए। यदि हम रानी पद्मिनी की कहानी की ऐतिहासिकता के विवाद में न पड़ा जाए, तो चित्तौड़ पर खिलजी सुल्तान के आक्रमण का अन्य मुख्य कारण है मेवाड़ के प्रभाव में वृद्धि। महत्वाकांक्षी अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक चुनौती। अलाउद्दीन सिकंदर सानी बनना चाहता था। उससे परामर्श दिया गया कि वह सबसे
थी, इसलिए भी वह इसको विजय प्राप्त करना चाहता था। जौहर का विभत्स किंतु अद्वितीय शौर्यपूर्ण कार्य संपन्न हो जाने के बाद राणा रतन सिंह और उनके सैनिक केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध के लिए गढ़ से निकल पड़े। से सभी सामंत और सरदार भी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध में सम्मिलित हुए। राजपूतों के लिए ये संग्राम अपने जीवन का अंतिम युद्ध था, अतः उन्होंने शत्रुओं के साथ युद्ध करने में कुछ न उठा रखा था। मुस्लिम सेना भी विशाल थी, अतः भीषण युद्ध के बाद चित्तौड़ की सेना पराजय हुई। चित्तौड़ की शक्ति पूर्ण रूप से नष्ट हो गई, युद्ध स्थल शमशान बन गए। अमीर खुसरो के अनुसार राजपूतों भीषण प्रतिरोध ने सुल्तान को इतना क्रोध कर दिया कि युद्ध के बाद उन्होंने जनता के कत्लेआम नरसंहार की आज्ञा दे दी। एक ही दिन में 30,000 सूखी घास के समान काट डाले गए। सुल्तान ने चित्तौड़ के मंदिरों कला निर्माण को बर्बरतापूर्ण नष्ट कर दिया। चित्तौड़ का दुर्ग बड़े रियासतों कालीन उसमें आया है। चित्तौड़ के दुर्ग का बड़े खिजर खां को उसके पुत्र बड़े खिजर खां को सौंप दिया गया और चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद भी रख दिया गया। तत्पश्चात सुल्तान दिल्ली लौट गया। राणा रतन सिंह के अंत के समय इतिहासकारों में मतभेद है। सुनिश्चित रूप से यह प्रस्तावित करना कठिन है कि वह युद्ध में मारा गया अथवा उसने सुल्तान के शिविर में शरण ले ली, उसने जीवन दान दे दिया। पर जौहर और राजपूतों की परंतु उत्कर्ष प्रकाश में ये लगता है कि वीर रतन सिंह भी युद्ध भूमि में बलिदान हो गया। अतः यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। एक महत्वपूर्ण दुर्गों को उसने अपने अधीन ले लिया। इसी क्रम में मालवा तथा मध्य भारत की विजय वे स्वेच्छा से खिलजी सुल्तान के अधीन हो गए। वे प्रति के पास 30-40 हजार घुड़सवार और भारी संख्या में पैदल सैनिक थे। महलक का महासेनापति हरनंद जो कोका गोगा प्रधान के नाम से विख्यात था। कोका बहुत ही निपुण राजनीतिक और साहसी योद्धा था। अलाउद्दीन ने इन मुल्क मुल्तानी को 10,000 चुने हुए सवारों के साथ मालवा और मध्य भारत की विजय के लिए भेजा। शाही सेनाओं ने मालवा प्रदेश में आतंक फैला दिया। महलक और कोका ने अपनी शक्तिशाली सेना के साथ मुकाबला किया, लेकिन नवंबर 1305 में वे निर्णायक रूप से पराजित हुए। कोका मारा गया और राय महलक मांडू की ओर भेजा गया। कोका के कटे हुए सिर को दिल्ली भी भेज दिया गया, जहां उसे महल के दरवाजों के नीचे घोड़ों के पैरों से कुचला गया। इस प्रकार मालवा पर उसने अधिकार कर लिया, मध्य भारत पर उसने अधिकार कर लिया। और इतिहासकार बर्नी ने मालवा अभियान का कोई उल्लेख नहीं किया, लेकिन अमीर खुसरो ने इसका वर्णन किया है। सेवाना पर भी उसने अलाउद्दीन ने अधिकार कर लिया था। जालोर पर जालोर का जो उस समय कन्नड़ देव था उस पर उसने आधिपत्य कर लिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलाउद्दीन ने संपूर्ण भारत पे आक्रमण कर लिया था। यहाँ पर प्रश्न यह है कि अलाउद्दीन की जो महत्वपूर्ण जो विजय अभियान है उसको आप एक अलग से अपने उसमें नोटबुक में नोट करते हुए कि चित्तौड़ पे कब विजय, चित्तौड़ पे उस समय कौन शासक था, कौन उसके मुख्य सेनापति थे, या रणथंभौर पे कौन थे, जालोर पे कौन थे, जैसलमेर पे कौन थे, इनको एक दिमाग में एक आप इस चीज़ का पिक्चर सेट करके और अपने नोटबुक में अलग अलग एक एक नंबर के प्रश्न निकालते हुए आप इनको याद करेंगे। धन्यवाद।